हाँ तो नमस्कार, नमस्ते। स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब तक तो आप लोग स्वागत स्वागत सब सुन के ही परेशान हो गए होंगे। चलो तो सीधी काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल। तो स्थल के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत एक बार रिविजन करते हैं, उसके बाद में क्लास को जो है वह कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन से पहले हम लोग थोड़ी चीजें और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि चंद्रद्रोह। इससे पहले का रिवीजन आपके 2 या 3 बार हो गया है तो आपको याद रहेगा। तो चंद्रद्रोह के जो है उत्खनन करता है एक्सकेवेटर जो है वह है एनजी मजूमदार। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था, इनका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका नाम था नानी गोपाल मजूमदार और ये मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे और इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी किसी कारण से। यह जो है ना चंद्रद्रोह है वह सिंध के अंदर स्थित है। यह एक औद्योगिक नगरी थी और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, बीड्स फैक्ट्रीज मिलती है यहाँ से। कुत्ते के द्वारा बिल्ली के है ना कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एविडेंस ऑफ डॉग चेजिंग कैट। ठीक है, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक, तो लिपस्टिक भी मिलती है यहाँ से। तो आजकल की गर्ल्स ऐसा नहीं माने कि आप लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न और आपके पास सौंदर्य प्रसाधन के इतने ज्यादा साधन है, जबकि इनकी मतलब है ना इस जमाने में भी लोगों के पास जो लोग है वो लिपस्टिक, कार्नेलियन मनके वगैरह, लापिस लाजुली वगैरह सब कुछ रखा करते थे। सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। उसके बाद में कुछ चीजें हैं जहां से हम लोग वापस एक बार करते हैं। कुनाल से क्या मिलता है? चांदी के दो है ना मुकुट। दहमाबाद से 4 रथ। रोजदी से हाथी के साक्ष्य। रोपड़ से कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य। और उसके बाद में आमरी, यहां से गैंडे के साक्ष्य मिलते हैं। ये वो 4 जो रथ है वो आ गए आप लोगों के सामने। उसके बाद में हम लोग करते हैं नोट की बात। तो नोट हमने लास्ट टाइम में अच्छे से पढ़े थे। यह 3 स्थल जो है वह हड़प्पा से पहले बिल्कुल अच्छी स्थिति के अंदर हुआ करते थे। इनके नाम है कालीबंगा, बनवाली और राखीगढ़ी। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है, ये भी आप ध्यान रखना है ना। सिंधु घाटी से है ना सभ्यता के अंदर राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है और सेकंड नंबर है वह है धौलावीरा। फिर आप बात करते हैं हम लोग आगे, तो बनवाली से एक वॉश बेसिन या फिर एक धावन पात्र के साक्ष्य मिलते हैं, वह भी यहां पर लिखा हुआ है। फिर नोट नंबर 2 की बात करते हैं। रंगपुर और रोजदी, यह हड़प्पा काल का जो पीक टाइम पीरियड था उसके बाद में विकसित हुए या फिर डेवलप हुए, वो यहां पर लिखा हुआ है। फिर नोट नंबर 3 कि जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ तब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए। इंडिया के पास केवल 2 ही बचे थे और वह थे कोटला निहंगा और रंगपुर। और फिर वापस जो 4th नंबर है शोरतुगई और मुंडीगाग जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। फिर हम जो बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, नगर नियोजन। चूंकि रिवीजन है इसलिए मैं आपको फटाफट बताऊंगा थोड़ा सा कि यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगर 2 भागों के अंदर बटे हुए मतलब वो जो है ना डिवाइड या बटे हुए थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग आम आदमी के लिए होता था और पश्चिमी भाग विशेष लोगों के लिए हुआ करता था। और पश्चिमी भाग जो है वह एक ऊंचे टीले पर स्थित होता था। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर वो जो काटती थी। एक घर के अंदर सामान्यतः 3 या 4 रूम, आंगन, किचन और सीढ़ियां होती थी। ठीक है, और यह लोग वैसे तो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन फिर भी पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर किया गया है। कच्ची ईंटों के एविडेंस या साक्ष्य जो है वो बहुत ही कम जगहों से मिलते हैं, तो यह भी आप ध्यान रखें। ईंटों की साइज 4 मल्टीप्लाई है ना 4/2/1 थी। यह आप देख सकते हैं सिंपली थोड़ी देर बाद में स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो वह है अपनी उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। अ प्रॉपर वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जितनी भी ये ड्रेन्स होती थी इनको है ना ईंटों से कवर करके रखते थे और इन जो नालियों को साफ करने के लिए उसके ऊपर मेन वॉल भी हुआ करते थे। तो यह इनकी टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टाउन प्लानिंग आपके मेंस का टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ दिनों के बाद में हम लोग एक बार सिलेबस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीजें मेंस के अंदर है और कौन सी मेंस के अंदर नहीं है। तो इसको आप अच्छे से याद करें एक बार टाउन प्लानिंग को। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यह भी वो जो टाउन प्लानिंग की बात है, केवल एक लाइन यहां पर नहीं है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है कि शहर ग्रिड पद्धति या ग्रिड पैटर्न से बसे हुए थे, अर्थात चेस बोर्ड की तरह।
पॉलिटिकल कंडीशन, जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि पुरोहित वर्ग के पास में उस जमाने के अंदर सत्ता रही होगी, ऐसा हमारा केवल अनुमान है। सामाजिक स्थिति, सब मात्र सत्तात्मक परिवार थे, मतलब जो मम्मी होते थे घर के अंदर, मम्मी या दादी या फिर ननियाल के अंदर नानी, उनकी बात चलती थी, सब लोग उनका ही कहना मानते थे। इसके पीछे आधार यह है कि बड़ी मात्रा के अंदर मातृ देवियों की मूर्तियां मिलती है, और भी ऐसे कई एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस का मतलब यही है कि कुछ बर्तन हैं, उनके ऊपर ऐसी कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिलती है, तो उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उस जमाने के अंदर जो है वो माताओं की या औरतों के घर के अंदर दादागिरी ज्यादा चलती थी, जैसे वर्तमान के अंदर पितृसत्तात्मक परिवार है। जॉइंट फैमिली कल्चर था, क्योंकि जितने भी घर मिले हैं वो सारे वो है ना आपके बड़े हैं। शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि हथियार बहुत कम मात्रा के अंदर मिलते हैं। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, जैसा कि वर्तमान के अंदर सोसाइटी के अंदर है कि बहुत सारे लोग शाकाहारी है और बहुत सारे लोग मांसाहारी भी है, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई है ना एगटेरियन होता है, कोई फिशटेरियन होता है, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो नॉन वेज के अंदर और तो कुछ नहीं खाया, मतलब है ना खाते, केवल फिश खाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, फिश जो है वो शुद्ध रूप से नॉन वेज नहीं है, इसलिए इस प्रकार के लोगों को फिशटेरियन बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज तो नहीं खाते लेकिन केवल अंडे खाते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को एगटेरियन बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आजकल तो सोसाइटी के अंदर कई मतलब इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो नॉन वेज तो खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, केवल उसमें से जो उसका शोरबा होता है उसको खा लेते हैं। कहते हैं नहीं, मैं पीस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से अभी तक जो है वो है ना मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं। खैर, तो इस जमाने के लोग जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। तो ये हो गए। पुरुष और महिला दोनों ही श्रृंगार करते थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, जो यहाँ पर लिखी हुई है, बरियल, पार्शियल बरियल और बर्न की शवाधान, आंशिक शवाधान, और अंतिम संस्कार के रूप में किसी का दाह संस्कार जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान भी मिलते हैं। तो यह हो गई इनकी सामाजिक स्थिति, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वह पूरा रिवीजन था। अब हम जो बात कर रहे हैं वह है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन की। इकोनॉमिक कंडीशन का जो ये प्रश्न है या जो ये टॉपिक है वह केवल प्रीलिम्स का है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। इसके अंदर 1-2 चीजें ऐसी भी है जो मेंस के अंदर भी आ सकती है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहली चीज कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के अंदर बिजी रहते थे, कृषि करते थे, और इसी के ऊपर इनकी पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती थी। सरप्लस प्रोडक्शन भी होता था, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं अधिशेष उत्पादन। अब हिंदी के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट यह रहता है कि वह कहते हैं कि अधिशेष उत्पादन या फिर इंग्लिश में सरप्लस प्रोडक्शन होता क्या है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट से अतिरिक्त अनाज उत्पन्न करते हैं तो उसी को ही बोलते हैं अधिशेष उत्पादन। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक परिवार है, ठीक है, मेरा परिवार तो है ही डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर यदि किसी भी व्यक्ति का कोई एक परिवार है, उसकी आवश्यकता पूरे वर्ष के अंदर मात्र 5 या 6 या मान लीजिए 10 जो क्विंटल गेहूं की है, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति का परिवार मिलकर 200 बोरी अनाज पैदा करता है, तो उसके अंदर यदि उसकी रिक्वायरमेंट केवल 10 क्विंटल गेहूं की है और यदि उसने 200 बोरी या 200 क्विंटल अनाज पैदा किया है, इसका तात्पर्य है कि उसके पास 190 बोरी वह जो है एक्स्ट्रा है। तो उसको करेगा कैसा, तो उसको मार्केट के अंदर बेचेगा। तो किसान सारे यही करते हैं कि जितना अपनी मतलब है ना, जितनी अपनी आवश्यकता होती है उतना अनाज या खाने पीने का पूरा सामान अपने पास रखते हैं, बाकी वाला मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो उसी को ही बोलते हैं हम लोग अधिशेष उत्पादन या फिर सरप्लस प्रोडक्शन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था, और सरप्लस प्रोडक्शन जहां पर बेचते थे वहां पर धीरे धीरे मंडियां विकसित हो गई, और मंडियां विकसित हुई तो वहां पर धीरे धीरे नगर भी विकसित हो गए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह भारत के इतिहास के अंदर प्रथम नगरीय सभ्यता थी। वैसे तो पूरे विश्व के इतिहास के अंदर भी प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। तो अधिशेष उत्पादन को बेचने के कारण उस जमाने के अंदर बहुत सारे नगर जो है वह स्थापित हो गए थे। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन 2 है ना माध्यम से होता था। लोग बैलगाड़ियों के अंदर अपना सामान भरते और उस सामान को लेकर जाते इधर से उधर और बेचते इधर उधर, और फिर नौकायान, नौकायान का मतलब होता है नावों के अंदर अपना वो जो भी अनाज वगैरह भर के उसको लेकर जाते और बड़े बड़े नगरों के अंदर बेचते थे। तो यह तो था उस जमाने के अंदर, यह जो मेन है। अब फिर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यदि जब खेती होती थी
तो कौन कौन सी फसलें होती थी? तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक हम लोगों को जो जो एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। ठीक है, उसमें गेहूं और जौ के कुछ जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको किस्म, उसका नॉलेज था, और बाकी इसके अलावा और भी कुछ फसलों का नॉलेज था। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार हल्के से कि इन लोगों की जो सबसे प्रमुख फसल थी वो तो थी जौ और गेहूं, जो यहाँ पर है ना लास्ट में लिखी हुई है। इसके अलावा ये लोग सरसों भी बोते थे, चना भी बोते थे, मटर भी खाते थे, खजूर, तरबूज, तिल, ये आदि इनकी जो है वो है ना प्रमुख मतलब है ना वो जो है ना फसलें हुआ करती थी। अब देख लीजिए यहाँ पे वीट, मस्टर्ड, ग्राम, पीस, बार्ले, डेट, वाटरमेलन, सेसम और मेन क्रॉप्स। तो ये जो है वो इनकी प्रमुख फसलें हुआ करती थी, इनका प्रयोग करते थे। एक जरूर शब्द आता है रागी। देखिए रागी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। रागी एक प्रकार का अनाज होता है, गुजरात के अंदर लोग इसको खाते हैं, अच्छी मात्रा के अंदर खाते हैं रागी। रागी बहुत ही छोटे प्रकार के एक दाना होता है, ठीक है, एक प्रकार के मिलेट कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं ना मोटा अनाज, तो मोटा अनाज के तहत आता है रागी। तो कुछ बुक्स के अंदर, पहले की बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रागी का ज्ञान नहीं था, पर अभी लेटेस्ट, हालांकि बुक्स के अंदर तो अभी भी लिखा हुआ यही मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रागी का ज्ञान नहीं था। पर अभी वर्तमान में हाल ही में कुछ ऐसी स्टडी हुई है जिससे यह पता लगता है कि गुजरात के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर रागी का उत्पादन होता था। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये शायद हो सकता है कि उत्तर हड़प्पा काल। अब यहाँ पर आप पॉइंट टू बी नोटेड, आप ध्यान देना इस बात पे कि हम लोगों ने जो पीक टाइम पीरियड लिखा है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दौरान रागी उनकी प्रमुख फसल नहीं थी और बाद में इनकी प्रमुख फसल हो गई थी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे, तो मैं शायद तक मेरी आशा है कि आप लोगों को जो रागी वाला पॉइंट है वह समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कि ज्यादातर बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रागी से परिचित नहीं थे, पर हाल ही की स्टडी के अंदर पता लगता है कि रागी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रागी का ज्ञान था। चलिए इसको हम लोग साइड में करते हैं, ये वैसे भी कहीं एग्जाम में आने वाला नहीं है वैसे तो इजीली, लेकिन हम लोग वो जो नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखे हैं वो जो लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल एवं बाजरे से परिचित नहीं थे। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फेमिलियर विथ राइस एंड बाजरा, पर्ल मिलेट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो, कि हम लोगों ने जब लोथल पढ़ा था तब हम लोगों ने लोथल के अंदर पढ़ा था कि लोथल से चावल और बाजरे दोनों के एविडेंस मिलते हैं। तब शायद तक मैंने बताया भी होगा कि यदि एक या दो जगह से आपको किसी चीज के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, इससे आप ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते कि उस जमाने के लोगों को इस चीज का ज्ञान था। क्यों? क्योंकि लोथल एक व्यापारिक नगरी था, लोथल के अंदर एक डॉकयार्ड भी है, वहां पर बाहर से आए हुए बहुत सारे विदेशी यात्री भी होते थे या फिर व्यापारी भी होते थे। तो हो सकता है कोई इनके व्यापारी अपने साथ में लेकर आया हो, या फिर किसी व्यक्ति ने वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति को सजेस्ट किया हो कि देख भाई हम लोग बाहर से आते हैं तो तुम लोग ऐसा किया करो, यहाँ पे वो चावल वगैरह भी रखा करो ताकि हम लोग आए तो हमें एक बार है ना सर्व कर दिया करो ताकि हम लोग इसको खा लिया करें। ऐसा होता भी है। जैसे आप देख लो वर्तमान के अंदर, ठीक है, पिज्जा वगैरह हमारा कल्चर नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग खाते ही है। तो वैसे हो सकता है किसी कहने पर किसी व्यक्ति ने बाहर से कहीं से चावल लाए हो, और वैसे बाजरा भी कहीं से बाहर से आया हो। तो चावल और बाजरे, बाकी वाली जितने भी फसलें हम लोगों ने लिखी है यहाँ पर, गेहूं, सरसों, चना, मटर, खजूर, तरबूज, जौ, तिल एटसेट्रा, इसके एविडेंस हर स्थल से मिलते हैं लगभग। लेकिन बाजरा एवं चावल दो ऐसी चीजें हैं जिनके एविडेंस केवल लोथल से मिलते हैं, या फिर लोथल के अलावा कोई एक आध स्थल और है जहां से मिलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो इस लाइन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चावल और बाजरा का ज्ञान नहीं था तो वो लोग इससे परिचित नहीं थे। लोथल से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, सेम लाइन है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पढ़ी। रंगपुर यह एक जगह है ना गुजरात के अंदर, यहां से चावल की भूसी मिलती है, राइस हस्क या ब्रान भी बोल सकते हैं इसको, कि जब हम लोग यदि चावल की खेती करते हैं तो चावल की खेती करने के पश्चात यदि उसमें से चावल को साफ करके बाहर निकालेंगे तो पीछे जो कचरा बचता है, जिसको हिंदी के अंदर भूसी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर हस्क बोलते हैं, इसके एविडेंस भी है ना रंगपुर से मिलते हैं।
तब आप लोग कहोगे कि जब रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, इसका मतलब वहां पर कल्टीवेशन हुआ था। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, रंगपुर के अंदर चावल का कल्टीवेशन जो है, राइस कल्टीवेशन हुआ है, इसके एविडेंस भी हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन इस बात पर आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाकर वो वाली बातें याद करनी पड़ेगी जिसको हम लोगों ने लिखा था नोट के अंदर। नोट के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि रंगपुर और रोजदी दोनों ही उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। मतलब जब हड़प्पा अपने पीक टाइम पीरियड में नहीं था, हड़प्पा टाइम पीरियड अपने जब पीक में नहीं था, तब उसके बाद में जो स्थल विकसित हुए थे उसमें था एक रंगपुर। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है 1900 बीसी के बाद में यहाँ पर चावल की खेती हुई हो, उससे पहले यहाँ पर चावल की खेती प्रचलित नहीं थी। तो बस इसी के साथ यही आर्थिक स्थिति की पहली स्लाइड है, उसको हम लोग पूरा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने कह दिया साहब कि एग्रीकल्चर होता था, ये प्रमुख फसलें थी, ठीक है। हम लोग इन चीजों से जो परिचित नहीं थे, चावल और बाजरा से परिचित नहीं थे। अब बात होती है कि क्या मतलब इरिगेशन सिस्टम विकसित था या नहीं था, सिंचाई व्यवस्था। तब हम लोग कहते हैं बिल्कुल सिंचाई व्यवस्था के भी साक्ष्य मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते लेकिन सिंचाई व्यवस्था के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर एक कोई साइट है जिसका नाम है शोरतुगई। शोरतुगई से हम लोगों को नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, नहर मतलब कैनाल। शोरतुगई जो है वो ऑक्सस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक स्थल है। ऑक्सस रिवर, ठीक है। तो ऑक्सस रिवर से निकालकर कुछ नहरें बनाई गई है, तो इन नहरों के जो है साक्ष्य वह शोरतुगई से मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, भले ही एविडेंस नहरों के एक जगह से ही मिल रहे हो, लेकिन यदि मतलब ऐसा कोई कोटेशन आता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई व्यवस्था से परिचित थे, तब हमें कहेंगे डेफिनेटली थे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो नदी है, तो नदी से उन्होंने जो काट कर नहरें वगैरह भी निकाली हुई है। तो शोरतुगई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा से वाटर रिजर्वेयर के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। और यहां से यह भी जानकारी मिलती है कि हो सकता है कि ये जो वाटर रिजर्वेयर थे, इसके पानी का प्रयोग उस जमाने के अंदर लोग सिंचाई के अंदर करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा एग्जैक्टली किसी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, इसकी भी कुछ विशेषताएं। तो यह हो गया। फिर हम लोग जब नेक्स्ट लाइन के अंदर बात करें, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर बात करेंगे तो बात यही है कि ये लोग है ना, वो जो है ना, पशुपालन भी करते थे। अब जब पशुपालन करते थे तो उनके फेवरेट एनिमल्स, ठीक है, फेवरेट या खास जो इनके पशु थे वो कौन कौन से थे? बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश और सुअर एटसेट्रा, यह इनके प्रिय पशु हुआ करते थे उस जमाने के अंदर। अब आप लोग तो चूंकि ऑनलाइन हो, इसलिए आप लोग तो प्रश्न कैसे पूछोगे? जिस दिन अपना डिस्कशन होगा है ना, उसी दिन पूछोगे। वरना ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी मैं यह बात हमेशा फेस करता हूं कि मैं जैसे ही कहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे और पशुपालन के दौरान बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर आदि इनके प्रिय पशु थे। और उसके बाद में मुझे पता होता है कि पूरे बैच के अंदर कोई न कोई व्यक्ति तो होगा जिसके दिमाग में एक सवाल आया होगा, और आप लोग हो, आप में से भी किसी के दिमाग में यह सवाल आया होगा। तब मैं हमेशा ही एकदम से चुप हो जाता हूँ और पूछता हूँ, चलो बताओ इस बात पे, यदि किसी के भी दिमाग में कोई प्रश्न है तब ये आप उसके बारे में पूछो। तब ये लोग कोई न कोई हाथ खड़ा कर ही देता है, मतलब पूरी क्लास के टाइम पास करने के लिए, और कहता है सर क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गाय का ज्ञान था कि नहीं था, क्योंकि आपने गाय तो यहाँ पर लिखवाया नहीं है। तब मैं कहता हूँ बिल्कुल, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप में से कोई न कोई ऐसा प्रश्न पूछो। अर्थ देवता, यदि उन लोगों को बैल का ज्ञान था, इसका तात्पर्य यह है कि उन लोगों को गाय का भी ज्ञान था। अपन यहाँ पर लिखेंगे नहीं ऐसे कि उनको गाय, बैल, भैंस, अब फीमेल भैंस को तो क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं वो जो पता, ठीक है। तो भैंस, भेड़, और जो भेड़ की जो भी फीमेल वर्जन है, या फिर बकरी है ना, बकरी का मेल वर्जन तो अपन लोगों को है ना वो जो पता होता है, बकरा, तो आदि सबके एविडेंस मिलते हैं। यदि एक जेंडर यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब यह है कि दोनों ही जेंडर के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर अपन यहाँ पे बैल को सबसे पहले क्यों लिखते हैं? तब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम लोगों को बहुत सारी मोहर मिलती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सील।
इस सील के ऊपर सबसे ज्यादा जो डिपिक्टेशन है, मतलब सबसे ज्यादा जिसके चित्र बनाए हुए हैं वह बैल के हैं, कुबड़ वाला बैल। ऐसा बैल जिसके अंदर जो जो ऊपर होता है ना कुबड़, हम बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर, तो वो कुबड़ बनाया हुआ है। इसका तात्पर्य है कि ऐसा बैल जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और शक्तिशाली है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, और एग्रीकल्चर के अंदर सबसे यूजफुल एनिमल उनके लिए कौन सा था, तो वो था बैल। बैल में भी कौन सा, पावरफुल बैल। तो इसलिए बैल का डिपिक्टेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसी कारण से लिखते हैं सबसे, है ना, सबसे पहले बैल। जैसा बैल उनका पालतू पशु था और उनका प्रिय पशु भी था, और गाय तो स्वाभाविक रूप से होगी होगी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से इतनी सारी मोहरें मिलती है, उन सारी की सारी मोहरों के ऊपर से गाय का जो वर्णन वो नहीं मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गाय इनके लिए महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना महत्वपूर्ण वो लोग, है ना, बैल को समझते थे। तो इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है बैल। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मोहरें मिलती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा वर्णन या जो है ना वो जो पिक्चर या इमेज जो है वह बैल की मिलती है। उसमें भी कुबड़ वाला बैल, मतलब ताकतवर पावरफुल बैल जो है वो उसका मिलता है, ऑक्स का। फिर भैंस, भेड़, बकरी, ये तो सारे सारे जानवर, आप में से भी बहुत सारे लोग किसान परिवार के हैं, तो हम लोग इन जानवरों से परिचित है। बैल, भैंस, भेड़, बकरी। फिर खरगोश को ये खाते थे, ठीक है, इसलिए पालते थे। सुअर का प्रयोग भी खाने के लिए करते थे, इसलिए भी इसको पालते थे, ऐसा अनुमान है कि सब सुअर भी उनका प्रिय पशु रहा होगा। तो आदि इनके जो प्रिय पशु थे, वरना बाकी वाले जैसे जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, इनसे भी यह लोग परिचित थे। क्योंकि हम लोगों ने जब चुंदड़ो पढ़ा तब हम लोगों ने पढ़ा कि वहां से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब वह जो लोग थे वह इन जानवरों से भी परिचित थे, ठीक है। ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। तो ऊंट, घोड़ा और हाथी के एविडेंस मिलते हैं, पर बहुत कम मात्रा के अंदर मिलते हैं, केवल 1-2 स्थल से मिलते हैं। तो इस कारण से एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि किसी जानवर के एविडेंस केवल 1, 2 या 3 जगह से मिलते हैं, इस आधार पर हम लोग यह सिद्ध नहीं कर सकते कि उस जमाने के लोग इस चीज से परिचित थे। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर गया हो, जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में बात भी हुई थी कि आप कहीं बाहर गए हो और वहां से किसी एक कोई, है ना, विशेष प्रजाति के पशु की हड्डियां लेकर आ जाओ और वो कालांतर में राजस्थान से या आपके नगर से मिल जाए, तो इस बात पर आप ऐसे कहोगे नहीं कि नहीं साहब यहाँ पर यह चीज पाई जाती है। तो वो बिल्कुल वैसे वैसे। और इसका तो मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ हमेशा ही कि आप, मतलब यह है ना, यदि आप कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए हो और ऑस्ट्रेलिया से आप कंगारू की हड्डियां लेकर आ जाओ और फिर कालांतर में आपके घर से या आपके किसी भी आपके गेस्ट हाउस से जो कंगारू की हड्डियां मिल जाए, तो उस आधार पर हम ये कहेंगे नहीं कि राजस्थान के अंदर कंगारू पाया जाता है। क्यों? क्योंकि केवल 1 या 2 ही स्थान से मिलता है। या फिर आप कभी वेस्ट बंगाल चले जाओ, ठीक है, और वहां से आप जो है ना, वो जो है ना, आपके मैंग्रोव लेके आ जाओ, और जब आप मैंग्रोव लेके आ जाओगे, कालांतर में मैंग्रोव की लकड़ी जो है वो आपके घर से पाई जाए, तो आप ऐसा कहोगे नहीं कि राजस्थान के अंदर मैंग्रोव पाया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ बात यहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि के 1, 2, 3 जगह से एविडेंस मिलते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं पहले, तो इसको एक बार आप रिवीजन कर लेना। लेकिन फिर भी हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चीजों से या फिर इन जानवरों से फैमिलियर नहीं थे। फिर हम लोग बात करते हैं कि व्यापार, सब व्यापार कैसे होता था। तब हम कहते थे व्यापार दोनों ही प्रकार से होता था, विदेशी व्यापार भी था और घरेलू व्यापार भी था, डोमेस्टिक जो था वो भी था। अब विदेशी व्यापार की बात करते हैं, तो विदेशी व्यापार की जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है, तब हम वो जो बात करेंगे सारगोन अभिलेख के बारे में, सारगोन इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये कभी भी आपके 2 या 5 नंबर का सवाल आ सकता है। जब सवाल आएगा तब केवल इतना ही लिखा हुआ आएगा, सारगोन इंस्क्रिप्शन या सारगोन एडिक्ट या सारगोन अभिलेख। तो आपको सारगोन अभिलेख के बारे में बताना है। सारगोन अभिलेख के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है, ठीक है, कि सारगोन नामक कोई जो है ना राजा था, उसने बहुत सारे वो जो अभिलेख लिखवाए, उसके अंदर से कुछ जानकारियां मिलती है। तो उसके अंदर से क्या क्या जानकारियां मिलती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सारगोन अभिलेख के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। तो ये नाम आप में से ज्यादातर लोगों के लिए
कुछ ज्यादा नया नहीं होगा, क्योंकि एक भारतीय लेखक है जिनका नाम है अमीश त्रिपाठी। और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अमीश त्रिपाठी के फैन भी होंगे, क्योंकि अमीश त्रिपाठी की जो बुक्स है वो अच्छी है, तुलनात्मक रूप से अच्छी है। और मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अमीश त्रिपाठी की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम ही था मेलुआ के मृत्युंजय, इमॉर्टल ऑफ मेलुआ। और मैंने उसको लंबे समय तक है ना पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि एक और कोई यहाँ के लेखक है इंडिया के, ठीक है, जिनका नाम तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ है ना समस्याएं होती है, टेक्निकल वो जो है ना समस्याएं आती है। लेकिन आप लोगों को पता है एक कोई लेखक है जो इंग्लिश के अंदर लिखते हैं और लोग उनका खूब नाम वाम लेते हैं, कहते हैं वो उनकी पुस्तक है, वो उनकी बुक्स है वगैरह। और उसके बाद मैंने भी पढ़ा, कई भी लोगों ने भी पढ़ा, सबके ओपिनियन लगभग सेम ही थे, अरे यार जितना बड़ा नाम, ठीक है, उतना ही खराब काम, कि पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा पसंद आता है, अरे यार ये भी एक ऑथर है, राइटर है, ये वो। खैर मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान वो जो अमीश त्रिपाठी की। तो मैंने अमीश त्रिपाठी की ये जो पुस्तक थी मेलुआ के मृत्युंजय, वो मैंने बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ी। मेरे 2-4 दोस्त थे, उन्होंने कहा भी सही, अरे अच्छी है, तो यार उससे कंपेयर मत कर। मैंने कहा उससे क्या कंपेयर करें, इस टाइप की सी तो वो जो लिखी होगी। पर एक दिन मजबूरी में इसको खरीदा, पढ़ा और मुझे तो अच्छी लगी, हो सकता है आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो एक अलग बात है। तो खैर, तो ये जो अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है मेलुआ के मृत्युंजय, यह शिवा ट्रायोलॉजी है, ठीक है, भगवान शिव के ऊपर 3 पुस्तकों का एक संग्रह है। सबसे पहली जो है वह है ना मेलुआ के मृत्युंजय, और फिर सेकंड नंबर बुक है वो है नागाओं की शपथ, ओथ ऑफ नागाज, ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से। और थर्ड नंबर जो है वो है वायुपुत्राज, ऐसा कुछ है, जो हाँ खैर जो भी है, तो 3 बुक्स जो है वो। तो ये बुक्स जब आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री के अंदर यदि आप ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ते हो और उसके बाद में वैदिक काल पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि उस बुक के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट जो है अमीश ने या श्रीमान अमीश ने यहीं से लिया है, ऑलमोस्ट सारी चीजें। आप टाउन प्लानिंग पढ़ोगे सेम है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ोगे सेम है, ठीक है, सोशल वो जो स्ट्रक्चर या कंडीशन पढ़ोगे वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे उसको यूज करके समझाया गया है। तो यदि आपके पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी हुई है, आपको लगता है कि आपको पढ़ने का शौक है और आपके पास टाइम है, तो आप कभी भी इन ये जो बुक्स है इनको आप पढ़ सकते हो। चलो, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं सारगोन अभिलेख के, वापस मुद्दे पर आते हैं। वो अमीश जी की बातें बहुत हो गई। तो सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ बोला गया है, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज किया है, वह है मेलुआ। फिर इन लोगों ने जो है वो मेलुआ को डिस्क्राइब किया है कि मेलुआ क्या है। तब इन लोगों ने कहा है कि मेलुआ जो है वह एक नाविकों का देश है, कंट्री ऑफ सेलर्स। कि मेलुआ के अंदर जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है वह जन्म से ही एक बहुत ही अच्छा नाविक होता है। उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है कि नाव ऐसे चलाते हैं, ठीक है, या फिर ये ऐसे बनाते हैं वगैरह, नहीं। यदि आपका जन्म मेलुआ में हुआ है तो आप जन्मजात नाविक हो, ठीक है, मतलब आपको कोई चीज सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। दूध पीते हुए बच्चे के हाथ में भी यदि बोट दी जाए तो वो बच्चा उस बोट को आराम से लेकर चला जाएगा, ऐसा जो वर्णन मिलता है कहां पर, सारगोन अभिलेख के अंदर। मेलुआ इज कंट्री ऑफ सेलर्स, डिस्क्राइब्ड एज कंट्री ऑफ सेलर्स। फिर जो मेलुआ है उसके बारे में और भी कुछ बातें मिलती है। फिर ये कहते हैं मेलुआ जो है वह हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी जानकारियां सारगोन अभिलेख से मिलती है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करवाना भूल गया, वरना मैं चाहता तो पहले ऐसा ही करते, सारगोन इंस्क्रिप्शन और उसके नीचे फिर पूरा पूरा वर्णन आता, ताकि आप लोगों को याद रहता। तो ये पहली जानकारी भी सारगोन अभिलेख से मिलती है, दूसरी जानकारी भी सारगोन अभिलेख से मिलती है, और तीसरी जानकारी भी सारगोन अभिलेख से मिलती है कि इसके अंदर एक पक्षी का वर्णन मिलता है, कि एक बर्ड है ना जिसका नाम है हाजा। और वो हाजा है ना, तो वो मेलुआ सारगोन अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि मेलुआ के अंदर एक कोई पक्षी मिलता है जिसका नाम है हाजा, और वो बहुत ही सुंदर पक्षी है। उसके अंदर सबसे जो है ना सुंदर चीज है वह है उसके गले का कलर कॉम्बिनेशन, कि आप उसको देखकर कभी बता नहीं सकते कि इसके गले के अंदर कौन कौन से कलर्स है। पता नहीं, मतलब तरह तरह के रंग रंगीले कलर है, और ये है वो है, उसका खूब ही अच्छे से वर्णन है। फिर उसका लिखा हुआ है जब भी जैसे आसमान के अंदर बादल होते हैं या फिर जैसे बारिश का मौसम होता है, तो वह जो है ना पक्षी वो खुश हो जाता है, अपने पंखों को पूरा फैलाता है, उसके बाद में वो डांस करता है। तब हम लोगों को पता लग रहा है कि अच्छा, ये लोग एक्चुअली जिस हाजा की बात कर रहे हैं वो हाजा और कुछ नहीं, जबकि क्या है, पिकॉक है, मोर है। तो यहाँ इसके अंदर ये लोग मोर की बात भी करते हैं। फिर ये करते हैं कि ये जो मेलुआ है वह सिंडन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक इन्होंने वर्ड यूज किया है
कि सिंडन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तब हमने कहा यार सिंडन क्या होता है, तब ये कहते हैं कि यह जो मेलुआ के लोग होते हैं वह एक मतलब अलग प्रकार की फसल को उगाते हैं और उसके अंदर से सिंडन निकलता है और यह लोग सिंडन से पहले धागा बनाते हैं और धागे से उसका कपड़ा बनाते हैं, उसको पहनते हैं और यह कपड़ा अपने आप में यूनिक है। तब हम लोग बात करते हैं अच्छा यह लोग सिंधु नदी के कारण इसको सिंडन बोलते थे, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। और सिंडन का मतलब यहां पर और कुछ भी नहीं, केवल और केवल कपास है। तो सारगोन अभिलेख के अंदर कपास को क्या बोला गया है, सिंडन बोला गया है। इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहाँ पर एक चीज नोट बनाकर लिखी है हम लोगों ने, वह यह है कि कपास की खेती विश्व में सबसे पहले भारत के अंदर आरंभ हुई। तो ये बात भी आप ध्यान रखना और इस बात पे प्राउड फील करना कि आप उस देश से आते हो जहां पर सबसे पहले कपास की खेती का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। और सारगोन अभिलेख के अंदर इस कपास के लिए वर्ड यूज हुआ है वह है सिंडन, ठीक है। यह भी हो गई। फिर ये इसके आगे और बात करते हैं। यह भी जानकारी जो है 5वें नंबर है, वह भी यहीं से मिलती है सारगोन अभिलेख से, कि दिलमून, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि दो ऐसे देश थे जो उस जमाने के अंदर मीडिएटर का कार्य करते थे, मध्यस्थ का कार्य करते थे। कौन कौन से देश थे वो, तो एक तो था दिलमून और सेकंड नंबर था माकन। तो यहाँ पर दिलमून को वर्तमान के अंदर हम लोग बोलते हैं बहरीन, और जो सेकंड नंबर है माखन, माखन को हम लोग बोलते हैं ओमान। आप में से कोई गया हुआ तो होगा नहीं कहीं बहरीन या वो जो है ना ओमान, या फिर गए हुए हो, चलो नहीं गए हुए हो तो भी चलता है। अभी आप में से थोड़ी देर बाद में लोग मेरे फोन नंबर लेकर और फिर मेरे को मैसेज करते हैं कि आप गए हुए हो क्या, तब मैं आपको पहले ही बता दूं प्लीज इस प्रकार के मैसेज नहीं करें, मैं भी नहीं गया हुआ हूं। और मैं तो उन लोगों में से हूं जैसे जो आप में से ज्यादातर लोग वैसे होंगे जिनके पासपोर्ट के भी अत्ते पत्ते नहीं है। हालांकि पासपोर्ट तो मैंने बाद में बना दिया था किसी के कहने पर हाँ ये था ना, चलता रहता है, मजाक की बातें हैं। चलो जिंदगी रही तो अपन है ना बहरीन भी जाएंगे और ओमान भी जाएंगे। तो इस सारगोन अभिलेख के अंदर दिलमून और माखन दोनों का उल्लेख मिलता है, और किस रूप में मिलता है, मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में मिलता है। कि दिलमून और माखन वर मीडिएटर, यह मध्यस्थ का कार्य किया करते थे उस जमाने के अंदर, ठीक है। चलो ये होगी सारगोन अभिलेख के बारे में पूरी जानकारी है। तो सारगोन अभिलेख को आप एक बार याद कर लीजिएगा। इसकी जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है मार्किंग करके 4 या 5 जानकारियां हैं। यदि यह आपके मेंस के अंदर भी 5 नंबर का सवाल आता है तो यदि आप ये 5 लाइन लिख लेते हो तो आपको डेफिनेटली 5 में से 3.5-4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो सारगोन अभिलेख को एक बार याद करिएगा। फिर अपन लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आगे, कि क्या इस जमाने के लोगों को जो करेंसी का नॉलेज था, तब हम कहते हैं नहीं, करेंसी का इन लोगों को नॉलेज नहीं था, क्योंकि कहीं से भी करेंसी मिलती नहीं है। हम लोग जो बार बार शब्द यूज करते हैं ना, वहां से इस कंट्री की मोहर मिलती है। तो ये मोहर जो वर्ड है वो टेक्निकली गलत है। इसका जो सही उच्चारण होता है वो होता है मुहर, ठीक है। पर मुहर बोलने में थोड़ा लोगों को तकलीफ आती है, और यहाँ मुहर का मतलब होता है सील। तो सील मिलती है, करेंसी कहीं से भाई जो है ना नहीं मिलती। तो इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि इस जमाने के अंदर करेंसी का प्रचलन नहीं था। पर फिर भी हम लोग कहते हैं कि घरेलू व्यापार भी होता था, विदेशी व्यापार भी होता था। तो कैसे होता था, तब इसका जवाब है कि सब वस्तु विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम। एक हाथ से ले, दूसरे हाथ से दे, ठीक है। और उसके आधार पर आप अपनी कैलकुलेशन बिठा लो कि मैंने इसको ये दिया है तो बदले में मुझे ये चीज भी है ना वो जो मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस जमाने के अंदर व्यापार होता था, वस्तु विनिमय। लोग अपनी जो भी चीजें होती थी उसको एक्सचेंज करते थे कि तू ये ले और तू ये ले। तो वो तो अपने पहले भी बात हुई होगी या नहीं भी हुई होगी, तो भी मैं कहता हूँ वस्तु विनिमय तो इंडिया के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह चले जाओ, वहां पर अभी भी वीक के अंदर है ना वो जो बाजार लगते हैं, मतलब किसी कस्बे के अंदर जिसको हाट बोलते हैं लोग, और उस हाट के अंदर लोग जो करेंसी लेकर नहीं आते है ना, जबकि अपनी चीजें लेकर आते हैं, अपना अनाज या अपने पशु, और उसके बाद में वहां से नई चीजें खरीदते हैं, बदले में अपनी चीज देते हैं कि ये ले तू है ना रख ले। और उन लोगों को, वो लोग आज भी वस्तु विनिमय में अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील करते हैं जितना करेंसी में नहीं करते। जबकि हम लोगों के साथ उल्टी समस्या है, हम लोग करेंसी के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल जोन में है ना रखते हैं। अपने को लगता है कि हाँ भाई अपने किसी को 100 रुपए दिए, आगे वाले व्यक्ति ने का 77 हो गए, तो अपने को पता है कि ये अपने को वापस कितने देगा, ठीक है। जबकि वस्तु विनिमय वाले लोग वस्तु विनिमय में ही अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, ये भी है। तो जाओ कभी हरियाणा का कभी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह घूमने के लिए, घर पे बैठे बैठे करते क्या हो,
वैसे ही पिछले 1 साल के लॉकडाउन में दुखी हो गए होंगे, तो कभी घूम के आओ, देख के आओ ये भी। खैर, तो मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था, सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, तांबा एटसेट्रा से यह लोग जो है ना, वो जो है ना फैमिलियर थे, तो सोने चांदी का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। इस चीज को याद रखना, इससे रिलेटेड सवाल कई बार आ गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इवन ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वह भी लोहे से परिचित नहीं थे। 1000 BC के आसपास इंडिया के अंदर लोहे की खोज हुई और उसके बाद में लोग यहां पर लोहे का जो प्रयोग करना आरंभ हो गए। चलो, अपने तो मेन मुद्दे की बात यह है कि अपना आंखें, दिल, दिमाग सब कुछ खोलकर उसके अंदर फिट कर दो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, नहीं था, नहीं था। बस इतना सा याद रखना आप, क्यों इससे रिलेटेड सवाल कई बार आते हैं। तो लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा और टिन, इनको मिलाते थे तब बनता था कांस्य। कॉपर प्लस टिन, इन जब को ये जो दो मेटल है इनको जब मिलाते हैं तब बनता है ब्रोंज, ठीक है, कांस्य। तो इस जमाने के अंदर कांसे का प्रयोग बड़ी मात्रा के अंदर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ये तो याद रह ही जाएगा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, भूलना मत। चलो, बालाकोट करके एक जगह है पाकिस्तान के अंदर। यह वो वाला बालाकोट नहीं है जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जबकि यह जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक कोई जगह है बालाकोट। यहां से शंख उद्योग के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। कॉन्च शेल, शंख होते हैं जो है ना समुद्र से मिलते हैं, तो ये शंख होते हैं, इनको काट पीट कर इनकी स्केल बनाना या ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाना, इस प्रकार के एविडेंस जो है वो बालाकोट से हम लोगों को मिलते हैं। चलो, इसी के साथ जो है इनकी आर्थिक स्थिति वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति एक बार ध्यान रखना अच्छे से, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, कल और करेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, 9 प्रकार के फसलों से परिचित थे, बाजरा गेहूं से परिचित नहीं थे, फिर भी इनके एविडेंस एक दो जगह से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बाजरा और जो है ना चावल है, इनके एविडेंस लोथल से मिलते हैं, ठीक है। और रंगपुर करके एक जगह है जहां से चावल की क्या मिलती है, भूसी मिलती है, ठीक है। शौरतुगई पाकिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे एक स्थल है जहां से नहर के एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा यह लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, एग्रीकल्चर क्या, वो जो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी करते थे। उसके अंदर प्रिय पशु थे बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, सूअर एटसेट्रा। ऊंट, घोड़ा और हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार भी करते थे और विदेशी व्यापार की पूरी जानकारी जो है हम लोगों को कहां से मिलती है, सारगोन अभिलेख से मिलती है। सारगोन अभिलेख के अंदर 5 कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। एक तो सारगोन अभिलेख के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए महलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए बोला गया है कि यह नाविकों का देश है, कंट्री ऑफ सेलर्स। इसके लिए बोला गया है कि यह हाजा बर्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर इसके लिए बोला गया है कि यह मतलब यहाँ से सिंडन का व्यापार होता है, और इन लोगों ने सिंडन को जैसे डिस्क्राइब किया है उससे हम लोगों को पता लगता है कि ये लोग कपास की बात कर रहे हैं। और फिर करते हैं कि दिलबून और माखन उस जमाने में मीडिएटर का काम करते थे। करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम होता था, लोहे से परिचित नहीं थे, और बाकी जितने भी मेटल है जो उस जमाने में प्रसिद्ध थे उनका यह लोग यूज करते थे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक स्थिति की। जब धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तब हम लोग कहेंगे कैसा पॉलिथिज्म था उस जमाने के अंदर, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं बहुदेववाद। एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते थे। हम भी पूजते हैं अभी वर्तमान में एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं को। हम का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम में से ज्यादातर लोग जो है वो अभी भी बहुदेववाद को पूजते हैं। हमारी फैमिली के अंदर आप देख लीजिए, कुछ लोग भगवान ब्रह्मा जी को तो पूजने वाले कम मिलते हैं, बाकी कुछ लोग विष्णु जी को मानते हैं, मतलब कुछ लोग विष्णु जी के अवतारों को, भगवान राम या कृष्ण को ज्यादा पूजते हैं, कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, कुछ लोग माताओं को अपना वो जो आराध्य देवी मानते हैं, ठीक है, कि माता लक्ष्मी, सरस्वती या फिर काली माता, दुर्गा माता, इनको पूजते। यही होता है बहुदेववाद। तो वो तो कहते हैं ना कि हम लोग आम बोलचाल के अंदर कहते हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को बनाया। तो यह बात तो कहीं पर भी सिद्ध नहीं होती कि ईश्वर ने हम लोगों को बनाया, ऐसे एविडेंस तो नहीं है। ये एक आस्था है, एक फेथ है, ठीक है। लेकिन यह बात जरूर है कि हम लोगों ने मिलकर ईश्वर को बनाया, कि हम लोग मानते हैं ईश्वर है। अब इसका भी कोई ऐसा वो नहीं है, सोर्स नहीं है, पर हालांकि अपने में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे रूप हैं उसके।
ठीक है। तो हम लोग जो है वो बहुदेववाद को मानते हैं। तो उस जमाने के अंदर भी यह लोग बहुदेववाद को मानते थे। उसके अंदर भी प्राकृतिक बहुदेववाद को ज्यादा मानते थे। मतलब यह लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि हम लोग भी करते हैं प्रकृति की पूजा। तो यह लोग भी प्रकृति को पूजते थे। प्रकृति को पूजने का तात्पर्य है कि पेड़ों की, पौधों की, नदियों की या स्थानों की पूजा करना। आप लोग देख लीजिए, हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल, बरगद, खेजड़ी एटसेट्रा को पूजते हैं, झाड़ियों को पूजते हैं। ठीक है, जो ये है ना तुलसी जी का पौधा होता है उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, झीलों को पूजते हैं। पुष्कर झील की भी हम लोग है ना वो जो वर्शिप करते हैं एटसेट्रा। ये सब कुछ जो है वह है प्राकृतिक बहुदेववाद। फिर हम लोगों ने मान लिया कि प्राकृतिक बहुदेववाद के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह होता है बहुदेववाद। मतलब इनके पीछे कोई न कोई देवी देवता है तो हम लोग उनकी भी पूजा करते हैं। तो बहुत सारे देवी देवताओं को एक ही समय पर पूजना होता है बहुदेववाद। तो यह लोग बहुदेववाद को भी पूजते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पुरुष और महिला देवता दोनों को साथ में पूजते थे। ठीक है, तो क्योंकि जो है ना वो महिलाओं या फिर महिला देवियों की मूर्तियां वो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर मिलती है। तो इसलिए हम लोग मानते भी है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। फिर रही बात पुरुष देवता की, तो सब पशुपतिनाथ की सील मिलती है और सर जॉन मार्शल ने उनको प्रोटोशिवा भी बोला है। तो उनकी भी हम लोग पूजा करते थे। फिर पशु और पक्षियों की भी पूजा करते थे। वो तो वही वाली बात हो गई जो हमने सबसे पहले कही थी कि है ना प्राकृतिक बहुदेववाद, इनकी भी पूजा करते थे। फिर लिंग पूजा, योनि पूजा एटसेट्रा, मतलब ये जो है इनको भी पूजते थे। फैलिक वर्शिप, मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां पर लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग की पूजा उस जमाने में भी होती थी, उसके भी एविडेंस मिलते हैं। योनि पूजा भी करते थे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश के अंदर सामान्यतः फैलिक जो है ना वर्शिप इसको बोलते हैं, इनके भी करते थे। फिर हम लोग ये जो है ना प्रकृति और ये पानी वगैरह की भी पूजा करते हैं, जो हम भी मतलब है ना वर्तमान में भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो नहीं गए हुए होंगे कहीं पर हरिद्वार, अयोध्या या वाराणसी, या फिर आप में से कोई गए हुए भी होंगे तो भी आपको पता होगा कि जब भी अपने पेरेंट्स भी जाते हैं आगे कहते हैं कि वहां पे गए, गंगा माता की आरती की, गंगा माता की पूजा करी। तो वही होता है कि पानी को पूजना, प्रकृति को पूजना। तो उस जमाने में भी लोग जो है प्रकृति को भी पूजते थे और जल को भी पूजते थे। शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे, बिलीव्ड इन एटर्नल सोल, एक ऐसी आत्मा जो अजर है, अमर है और जो कभी मरेगी नहीं और इसका पुनर्जन्म भी होता है। इसमें भी यह लोग बिलीव करते थे। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता लगता है साहब, जब हम लोगों ने इनकी स्क्रिप्ट को तो पढ़ा नहीं, फिर ये कैसे पता लगता है कि ये लोग शाश्वत आत्मा में मतलब आत्मा को मानते थे। तो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी हम लोगों को मतलब ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जहां पर लोगों को दफनाया गया है वहां पर उनके साथ में उनकी प्रिय चीजें जो भी होती है ना उनको भी साथ में दफनाया गया है। कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो आज के जमाने के अंदर अपने मोबाइल से बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, ठीक है, या अपने लैपटॉप, अपने पीसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, या फिर अपना कोई विशेष कंगा हो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, तो उस जमाने में जब भी ऐसे लोग मरे हैं तो उनके साथ में उनके परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने उसकी जितनी भी फेवरेट थिंग्स जो थी, उसकी जो खास खास चीजें हुआ करती थी, उनको सबको साथ में दफनाया है। इससे पता लगता है कि वह कहीं न कहीं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और यदि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं इसका मतलब शाश्वत आत्मा में भी है ना विश्वास करते हैं। और जो भी व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करेगा वह कर्मफल सिद्धांत में विश्वास करेगा कि आप यदि मतलब अण जमारा में, अण कर्म में यदि मतलब जो पर अण जीवन में बढ़िया कर्म करो तो धके फल ही बढ़िया मिली। इसका मतलब होता है यदि आपने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा इसी जीवन में या फिर आगे वाले जीवन में। अपन नहीं देखते हर जगह पर है ना सोसाइटी में लोग बातें करते हैं कि मारा तो कर्म ही फूट उड़ा है, मतलब मेरी किस्मत ही खराब है और मेरे तो कर्म ही बुरे किए हुए हैं। आदमी हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है और वो हर चीज के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है कि मेरी किस्मत खराब है और मेरे कर्म खराब है। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने पिछले मेरे पास्ट में या फिर मेरी जो लास्ट लाइफ थी उसके अंदर बहुत ही बुरे कर्म किए हैं और उसका फल मुझे अभी मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर दुख देख रहा हूं। तो यह इस प्रकार की जो थ्योरी है वो वर्तमान में भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग भी इन चीजों को मानते थे। तो आप देखिए शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे, है ना, कर्म के अंदर विश्वास कर रहे हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ये अंधविश्वास को भी मानते थे
और इसके लिए ये जो पशु बलि वगैरह भी दिया करते थे, ठीक है। इसके एविडेंस भी हम लोगों को ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि कालीबंगा से फायर आल्टर हवन कुंड मिलते हैं, उस हवन कुंड के पास से बहुत सारी हड्डियां मिलती है, तो उससे पता लगता है कि वहां पर यह लोग जो है वो पशुओं की बलि देते थे, है ना, वो जो पशुओं को सेक्रीफाइस करते थे। कितना अजीब है ना कि अपने कर्मों के लिए किसी बेचारे है ना, वो जो पशु को पकड़ के लेके आओ, जो बोल नहीं सकता, ठीक है, और जो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, उसको आप लाके वहां पर है ना सेक्रीफाइस कर रहे हो और बोल रहे हो हम लोग इसकी बलि दे रहे हैं, इससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह एक प्रकार का अंधविश्वास है जो वर्तमान में भी है। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां पर अभी भी है ना ऑफिशियली नहीं है। जैसे आप लोग बात करें किसी भी मंदिर का एग्जाम्पल ले लो कि वहां पर अब भी सरकार की तरफ से तो ये जो पशु बलि है वो पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन लोग क्या ही करते हैं साहब, उस जो है ना मंदिर के डायरेक्शन में उससे 500 मीटर दूर या 100 मीटर दूर कहीं पर भी खुला स्पेस होते हैं, वहां पर बलि दे देते हैं और कहते हैं ये साहब ये जो है ना ये जो भी जानवर है वह माता जी को समर्पित। खैर ऐसा होता भी है। तो उस जमाने में भी लोग अंधविश्वास को मानते थे और पशु बलि वगैरह दिया करते थे। जादू टोने टोटके में भी है ना विश्वास करते थे। क्यों? ये देखिए कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। The evidence of fire altar yajna found from Kalibanga. Their knowledge of meditation and yoga. तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की ऐसी टेराकोटा की बहुत सारी फिगर्स मिलती है जिससे पता लगता है कि इन लोगों को मेडिटेशन का नॉलेज था और योग का भी नॉलेज था। बहुत सारी मूर्तियां मिलती है जहां पर वो लोग योग कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आसन भी कर रहे हैं, तो इनका भी नॉलेज था इनको। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिसको आदि शिवा का चित्र मिलता है। इसके बारे में बात हो गई अपने पहले भी, सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा है। चलो ये भी टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लिपि या स्क्रिप्ट कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था? तब हम कहेंगे बिल्कुल लिपि का ज्ञान था, पर इनकी लिपि जो है वह अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लिपि का ज्ञान था, भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। भावों के माध्यम से अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर करना ही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है। और यह आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप में से सारे के सारे लोग जो है वह पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। यदि आपका दोस्त व्हाट्सएप पे या किसी भी सिग्नल या टेलीग्राम एटसेट्रा पे, आजकल यह जो विवाद चल ही रहा है कि सब लोग पिक्टोग्राफिक क्या वो है ना व्हाट्सएप की बजाय सिग्नल या टेलीग्राम को ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, और उसका यूज भी कर रहे हैं। खैर जो भी है, यदि आप इसका व्हाट्सएप पे आपको कोई भी आपका दोस्त कोई मैसेज भेजता है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप उसको स्माइल देते हो, तो आपने ये क्या है? ये भाव है, ये आपकी फीलिंग है कि आपने उसको अपनी फीलिंग के माध्यम से बताया कि आपको अच्छा लगा। आपको यही जो मैसेज है बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप हंस हंस के लोटपोट हो रहे हो, तो आप उसे कुछ इस टाइप से बनाते हो और यहां से पसीने भी टपक रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि LOL लोल होगी आपकी, तो ठीक है, मतलब हंस हंस के पागल हो रहे हो, मतलब पसीने टपक रहे हैं, टेढ़े हो के हंस रहे हो। ये भी क्या है? एक प्रकार का भाव है। आपको किसी ने कोई भी ऐसा मैसेज भेजा जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपको बहुत ही बुरा लगा, तो आपने हाथों हाथ उसको जो मैसेज भेज दिया कि यार मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा, ये अपसेटिंग मतलब है ना, वो जो मेरे को अपसेट कर दिया, तो यही भाव चित्र है। तो वो कहते हैं ना इतिहास को दोहराता है, तो इतिहास वर्तमान में अपने आप को दोहरा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करते थे और आज के जो यंग जनरेशन है वह भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन फुल। आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो केवल मेरी तरह केवल 8-10 जो है वो भाव या पिक्टोग्राफ्स होते हैं उनका यूज करते हैं, वरना लोग बहुत सारे जो पिक्टोग्राफ्स का यूज करते हैं तो वो भी करते हैं, ठीक है। इसको लिखते कहते थे सब कैसे थे? राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लिखना है ना, वो जो आरंभ करते थे और फिर नीचे उतर के फिर वापस इस प्रकार से लिखते थे। तो ये आप ध्यान रखना। इसको जो है एक और इसके लिए शब्द है बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट, बूस्ट्रोफेडस भी बोलते हैं इसको, जिसको हिंदी के अंदर कोई नया शब्द तो मिला नहीं, इसलिए इसको कहते हैं गो मूत्राक्षर लिपि या फिर इसको हलाक्षर लिपि भी बोलते हैं। बूस्ट्रोफेडन का मतलब यही होता है कि अपन जैसे हिंदी के अंदर लिखते हैं, एक आप सिंपल सा नाम हिंदी या इंग्लिश के अंदर लिखते हैं कि जैसे मैं लिखूं मेरा नाम नरेंद्र, मैं जयपुर से हूं एटसेट्रा, तो आपने यहां से यहां लिखा, फिर वापस आप यहां पे आए और फिर आपने इस तरफ लिखा, ठीक है।
आप यदि अरबी भाषा के अंदर लिखते हैं तो आप इधर से लिखना आरंभ करेंगे, यहां तक लिखेंगे, फिर वापस यहां से लिखना आरंभ करेंगे, यहां तक लिखेंगे। तो ये तो होगी देवनागरी या फिर अरबी स्क्रिप्ट। बूस्टरफेडन में अलग होता है। इसके अंदर आप ये चीज आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे, फिर यहीं से नीचे उतरकर फिर वापस आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखोगे, फिर वापस नीचे उतर ऐसे लिखोगे और फिर वापस ऐसे लिखोगे। इस प्रकार से जो जिस लिपि को लिखते हैं उसको बोलते हैं बूस्टरफेडन या फिर बूस्टरफेडस स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हिंदी का कोई प्रॉपर नाम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसको नाम दे दिया गोमूत्राक्षर। अच्छा नाम नहीं है पर दे दिया सो दे दिया कि जब गाय चलते हुए जब टॉयलेट करती है तो वैसे ही करती है कुछ, इस कारण से। कुछ लोगों ने कहा यार क्या ये नाम दिया है, कोई ढंग का नाम तो दो, तो इसको कहा हलासर। ठीक है, जब आप खेत के अंदर, आप में जो भी किसान परिवार के वो लोग समझ सकते हैं कि यदि आपका कोई खेत है, ठीक है, वैसे समझ गए होंगे आप लोग कि आप खेत के अंदर जब भी ट्रैक्टर चलाते हो या हल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, आप यहां से आरंभ करते हो तो आप उसको यहां तक लेके जाते हो उसको, ठीक है। उसके बाद आप वापस यहां पे नहीं आते, इसको वापस यहीं से मुड़ के वापस इस प्रकार से लेके जाओगे। तो आप खेत को जब जोतते हो तो आप इसी प्रकार से जोतते हो। इसके बड़े तो ये प्लग स्टाइल इसको कल्टीवेशन भी बोलते हैं ना, मतलब हल की तरह चलाना किसी को, इसलिए यह बूस्टरफेडन स्क्रिप्ट भी है। फिर चूंकि थोड़ी देर पहले अपने बात हुई थी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, आप वर्तमान में अपना मोबाइल जो ऑन कीजिएगा और उसके अंदर देखिएगा, उसके अंदर 375 से लेकर 400 के आसपास ही आपको पिक्टोग्राफ्स मिलेंगे। तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी 375 या 350 से लेकर 400 के आसपास जो है वो आपको इसमें इमेज और पिक्चर दोनों ही मिलेंगे, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है हमारी मूर्तियां और मोहरे। यह वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस का टॉपिक है। 3 तरह की मूर्तियां मिलती है, एग्जिस्टेड या फाउंड, ठीक है ना। पहली मेटल की, धातु की मूर्तियां मिलती है, दूसरी पत्थर की मूर्तियां मिलती है, और तीसरी टेराकोटा की मूर्तियां मिलती है, मतलब मिट्टी की मूर्तियां भी यहां से मिलती है। तो ये 3 प्रकार की मूर्तियां हो गई, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये मेंस का टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि मूर्तियां और मोहरें मिलती है। तो मूर्तियां कितनी प्रकार की मिलती है? 3 की, धातु, पत्थर और मिट्टी की। अब उसके एक एक 2 एग्जांपल याद रखना आप लोग, जो आपको याद रह ही जाएंगे। पहले पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, सब ये धातु का एग्जाम्पल हो गया। दहमाबाद से धातु के 4 रथ मिलते हैं, जिसका फोटो हम लोगों ने अभी तक कम से कम 5 बार देख लिया है, तो ये भी आपको याद रहना हो गया। तो दो एग्जांपल आपकी इसकी हो गई। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, प्रिस्ट किंग की मूर्ति, जो भी हम लोगों ने देखी हुई है पहले, तो वो भी मिलती है यहाँ से। तो एक ये एग्जांपल इसका हो गया। एक आध एग्जांपल आप और कुछ चाहो तो याद रख लो, वरना 1-2 बहुत है। टेराकोटा की मात्र देवियों की मूर्तियां मिलती है बड़ी मात्रा के अंदर, ठीक है। तो ये तो गई मूर्तियों के बारे में। फिर बात करते हैं मोहर, सील के बारे में। ज्यादातर मोहर जो है वो सैल खड़ी की बनी हुई है, स्टेटाइट, मेड बाय स्टेटाइट। एक बार गूगल पे देख लेना स्टेटाइट या सैल खड़ी होता क्या है, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर ज्यादातर मोहरें जो है वह स्क्वायर शेप में है, ठीक है, स्क्वायर शेप के अंदर है सारी। इन मोहरों का यूज क्या होता था उस जमाने के अंदर? तो इन मोहरों का यूज केवल इतना है कि यह वस्तु की गुणवत्ता और उसके मालिकाना हक की गोतक हुआ करती थी। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल, आप कोई हेलमेट खरीदने जाओ तो यदि किसी के ऊपर ISI का मार्का लगा हुआ है तो आपको पता होता है कि अच्छा यह चीज ISI का मार्का है, इसका मतलब अच्छी है। तो वैसे उस जमाने में जो चीजें मार्केट में के अंदर बिकती थी उसके ऊपर ये मोहर जो सील है उसका ठप्पा होता था। तो इसके आधार पर लोग उसकी वो जो क्वालिटी के बारे में पता करते थे, तो इससे इनकी वो जानकारी मिलती है। सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ऐसी मोहर हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कुछ न कुछ लिखा हुआ है या फिर जिसके ऊपर अभिलेख है, वो सारी मोहरें मिलती है हड़प्पा से। ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से और सबसे ज्यादा अभिलेख वाली जो मोहरें हैं वह मिलती है आपके हड़प्पा से। इस मोहरों के ऊपर सबसे ज्यादा है ना डिपिक्टेशन किसका मिलता है? यदि इसकी बात करें तो वो हम लोग कहेंगे यूनिकॉर्न, एक सिंगा का फोटो आप जरूर एक बार गूगल पे देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है कि एक ऐसा जानवर जो बिल्कुल हिरण के समान दिखता है, लेकिन हिरण के सिर के ऊपर जो है ना सींग होते हैं 2
या फिर नहीं, या फिर 12 सींगा होते हैं, जबकि इसके सिर के ऊपर केवल एक सींग है, इसलिए इसको हिंदी के अंदर एक सिंगा या एक श्रृंगी बोलते हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। और सेकंड नंबर जो सबसे ज्यादा दिखाया गया है वह है कुबड़ वाला बैल। तो चलिए ये भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं, और वह है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। इस स्लाइड का तो आप एक बार फोटो खींच लेना या फिर इसको लिख लेना, और मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस एक बार इसको देख लेना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेंस के अंदर आपके नहीं है ये, ठीक है, और प्रीलिम्स के अंदर भी इसके सवाल आने की संभावना वैसे रहती तो है, पर तुलनात्मक रूप से कम रहती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए हैं, हर व्यक्ति ने 2-3 कारण बताए हैं कि साहब जब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी अच्छी अवस्था के अंदर थी, इतनी उत्कृष्ट थी, तो फिर इसका पतन कैसे हुआ। तो उसके अंदर 2 लोग है, 2 या 3 लोग है जिनके नाम आप देख लीजिए, गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर और पिगट। ये वही पिगट है जिन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की ट्विन कैपिटल्स थी। तो ये तीनों ऐसा मानते हैं कि आर्यंस इन्वेजन, गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर और पिगट के अनुसार आर्यों का आक्रमण, ठीक है, आर्यंस इन्वेजन। कैसा सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से चल रही थी, लेकिन बाहर से एकदम से आर्य आए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो शांति प्रिय थे, बड़े बड़े लोग थे, मतलब है ना अपनी तरह, और बाहर से एकदम से आर्य आए। आर्य बहुत ज्यादा बदमाश थे, आर्यों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको बहुत सारे लोगों को मार डाला, और बाकी वाले लोग जितने भी जीवित थे वो लोग सब अपना अपना स्थान छोड़कर वहां से भाग गए। तो इस कारण से इनका पतन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं SR राव, जिन्होंने है ना लोथल का वो जो है ना उत्खनन किया था। सर जॉन मार्शल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। इनके वो जो निर्देशन में सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, और एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मैके। तो ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, SR राव, सर जॉन मार्शल और मैके। इनके अनुसार है बाढ़, फ्लड। जैसा कि वो जो ऋतिक वाली फिल्म है मोहनजोदड़ो, उसके अंदर दिखाया हुआ है, ये एकदम से बाढ़ आ गई, और बाढ़ के कारण यह जो पूरी सभ्यता है वह जो है ना नष्ट हो गई। हालांकि हम लोग इससे सहमत नहीं है, हम लोग ना तो पहले वाले पॉइंट से सहमत है और ना इससे सहमत है। हमारा ओपिनियन या विचार क्या होगा वह हम सबसे लास्ट में बताएंगे। फिर वापस यही सर जॉन मार्शल जो ऊपर कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, उन्होंने कहा एक और कारण हो सकता है प्रशासनिक शिथिलता, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस जमाने के अंदर वो है ना उसका वो जो क्या बोलेंगे है ना बिल्कुल ही पतन हो गया, वो खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि जनता जो होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों से दुखी हो जाती है। तो कहते हैं इस जमाने में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि लोग जो थे वो प्रशासनिक मतलब जो भी परिस्थितियां थे उससे दुखी हो गए, और इस कारण से वह लोग यह स्थान या जगह छोड़कर यहाँ से चले गए। तो ये सर जॉन मार्शल, मैंने जो है ना ये इनका ओपिनियन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है कि एक ही व्यक्ति है ना अलग अलग कारण बताता है। यहाँ पे कह रहे हैं ये कारण हो सकता है, यहाँ पे कहते हैं ये भी कारण हो सकता है, एटसेट्रा। फिर अमलानंद घोष, जब आप लोग कालीबंगा पढ़ोगे तब इनके बारे में पढ़ोगे, यह कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज सबसे मेन कारण था। इस कारण से जो है वो प्रशासनिक सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गया, सब है ना समाप्त हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर ये होगी UR कैनेडी, ये जो है वो कहते हैं प्राकृतिक आपदा, कि प्रकृति की तरफ से कुछ न कुछ डिजास्टर हुआ होगा, ठीक है, कोई भयंकर आग लग गई होगी या अकाल पड़ा होगा या कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा नेचर की तरफ से कि जिसको डिजास्टर बोलते हैं हम लोग। तो ऐसी कुछ आपदा आई होगी, इस कारण से यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह है पूरी नष्ट हो गई। और सबसे लास्ट में आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे माधव स्वरूप वत्स के बारे में। ये भारतीय थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी करी, और स्टडी करके इन्होंने कहा कि एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेन जान थी वह थी नदियां, कि जितने भी स्थल थे वो नदियों के किनारे पर बसे हुए थे, ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसलिए इनके लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी था वह था ये जो है ना नदियों का पानी। पर धीरे धीरे समय के साथ ये जो नदियां थी इन लोगों ने नहीं, इन नदियों ने अपना रूट है ना चेंज कर लिया या चेंज हो गया समय के साथ में। तो इस कारण से जितने भी नगर बसे हुए थे उस जमाने के लोगों ने उन नगरों को छोड़ दिया और अलग अलग जगह पर वापस जाकर बस गए। तो इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पतन हो गया। तो ये कुछ कारण है, एक बार इसके ऊपर हल्की सी वो नजर डाल देना
कभी कहीं प्रीलिम्स के अंदर सवाल आ जाए तो अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को सबसे मेन कौन मानते हैं, तो अमलानंद घोष मानते हैं। कौन कहते हैं कि उस जमाने का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्लो हो गया था या फिर उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो वो कहते हैं सर जॉन मार्शल कहते हैं। तो ये एटसेट्रा, ये थोड़े बहुत जितने भी पॉइंट है इनको आप देख लेना, तो उसके बाद में जो आपको यह याद हो जाएगा पूरा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले आर्थिक स्थिति, फिर पढ़ा है हमने धार्मिक स्थिति, फिर मोहरें और मूर्तियां, स्क्रिप्ट, और जो सबसे लास्ट में पढ़ा है हम लोगों ने इसके ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। तो इनका एक बार अच्छे से रिवीजन करें और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। और इसी के साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर है वो इसी के साथ ही हो जाता है खत्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना बहुत है, आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।